हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया हो सब? तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। और उस पर हम करेंगे आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर न्यूमेरिकल। और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 5 तक के पूरे कर लेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज मैक्सिमम एट, ठीक है, सेंटर, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड सरफेस, इट्स सरफेस, इन्फिनिटी। एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहाँ होती है? केंद्र पर, केंद्र से सतह के मध्य के किसी बिंदु पर, सतह पर या अनंत पर। तो इसके लिए इसका ग्राफ देखना पड़ेगा। जब हमने चैप्टर पढ़ा था, ये देखिए जो ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में है, मतलब दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य। और यहाँ हम रेफरेंस के लिए गोला ले लेते हैं, यहाँ रेफरेंस के लिए गोला लेते हैं। तो ये गोले का सेंटर है और ये सरफेस है। ठीक है, अब सेंटर पर याद करो, अचालक गोला है ये। अचालक मतलब नॉन कंडक्टिंग, इसके अंदर भी चार्ज होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगी ई बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था, पहले बढ़ रहा है, सेंटर पे 0 था, फिर बढ़ता था, सरफेस पे हो जाता था मैक्सिमम, और सरफेस के बाद जैसे ही बाहर जाते थे कम होता था। ठीक है, तो इसका आंसर है, ये आपको याद है ना, कि सरफेस पर होता था मैक्सिमम, सतह पे होता था अधिकतम। पहले केंद्र पे कितना होता था? 0, फिर बढ़ता था सतह तक। ये देखिए सतह तक बढ़ रहा है, सतह पर हो जाएगा मैक्सिमम, और सतह के बाद जब हम बाहर जाएंगे गोले के तो ये लगातार दूरी के साथ घटता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है मैक्सिमम कहाँ होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण मैक्सिमम कहाँ होती है? तो आंसर है इसके सरफेस पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के कारण अधिकतम कहाँ होती है? तो आंसर इसका सतह पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है, फॉर फ्री स्पेस द एनर्जी डेंसिटी इन सम रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी डेंसिटी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, मतलब अभी तक तुम्हारे आया नहीं है लेक्चर्स में। अभी आप कैपेसिटी स्टार्ट करोगे ना चैप्टर नंबर 4 में, तब आएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हालांकि कुछ चैप्टर 2 के भी मुझे कुछ टॉपिक करवाने, एक दो टॉपिक करवाने, उसमें भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये याद रख लें, आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हिंदी में पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व कितना होता है निर्वात में। ये कह रहा है अगर किसी स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई, तो वहाँ ऊर्जा घनत्व कितना होता है? ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटा आयतन। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो कितना होता है? तो आंसर है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए। द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब विल बी। ओके, 0.2, और यहाँ पर भुजा भी दी हुई, इस क्वेश्चन में भुजा नहीं दी हुई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भुजा भी दे देता हूँ मैं, साइड दे देता हूँ। 0.2 मीटर समझाता हूँ अभी। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है।
घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट मीटर में होगा। विद्युत फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वोल्ट इंटू मीटर होती है। कैसे होती है समझाता हूँ, पूरा पहले बताना पड़ेगा, रुको। पहले तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है, इसकी यूनिट वोल्ट इंटू मीटर भी होती है। विद्युत फ्लक्स होता है E इंटू ए। अब विद्युत क्षेत्र की यूनिट भी आपने पढ़ ली होगी, वोल्ट पर मीटर होती है, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, कितने बन गई? वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स की यूनिट वोल्ट इंटू मीटर भी होती है। अब ये कह रहा है कि एक घन है, घन मतलब क्यूब, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 0.2 मीटर। उस क्यूब की ईच साइड कितनी है? 0.2 मीटर लेंथ है उनकी, उसकी, ठीक है। उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। अब आपको कह रहा है कि जो क्यूब है उसके हर एक फेस से, सिंगल फेस से मतलब एक फ्लक्स से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो इसको मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्यूब बनाता हूँ। तो ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज पड़ा है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इससे फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स ऐसे निकलेगा, यूं ऐसे चारों दिशाओं से निकलता है, ऐसे निकलता है फ्लक्स। अब ये बताओ कि क्यूब के कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं? तो देखो 1 2, देखो 1, इसके अपोजिट 2, ये 3, इसके अपोजिट 4 हो गए, ये 5, और इसके पीछे वाला ये 6। तो कितने फेसेस होते हैं हमारे पास? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, टोटल फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q कितना है हमारे पास? हमारे पास Q है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है आप सबको, कितनी होती है? 8.854 10⁻12। तो इतना क्लियर हुआ। -12 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा +12, और -6 ये हो जाएगा +6। तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा +6 अपॉन में 8.854। ये तो आ गया फ्लक्स जो पूरे क्यूब से निकल रहा है, पूरे क्यूब से। अब क्यूब की कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। तो ये तो फ्लक्स जो फाई है वो पूरे क्यूब से निकल रहा है। हमें एक फेस से, मतलब एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना है। तो कितने फ्लक हैं? 6 फ्लक। पूरे में 6, पूरे में से कितना निकल रहा है? तो एक में से कितना निकलेगा? 6 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो पूरे से निकल रहा है ना। तो जो एक से निकल रहा है उसमें आपको 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो 6 का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए ये आ गया एक फ्लक्स से निकलने वाला, यहाँ पे लिख दो फाई, एक फ्लक्स से या फेस से, तो F लिख दो, फाई F इक्वल टू 5/6। फाई टोटल फ्लक्स अपॉन में 6 फ्लक्स है तो 6 का डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको ऊपर क्या करता हूँ मैं? बनाता हूँ 100 इंटू 10⁻⁴, और नीचे आ जाएगा ये 8.854 × 6। तो ये आ जाएगा लगभग ये लगभग 52 के आसपास आ जाएगा, 52, ठीक है। अब 100/52 कितना होएगा? ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 1.88 के पास में। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं करेक्ट। तो ये देखिए 10⁻4 पड़ा है ये रहा, और 1.88। तो आंसर क्या आ गया इसका? C। क्लियर हुआ सबको कैसे करेंगे ये? ओके। नेक्स्ट कह रहा है टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स having charges +Q -Q are placed mutually perpendicular to each other. The net electric flux, ये फ्लक्स है, through the cube is, एक घन के अंदर +-Q आवेश वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात होगा। तो बताता हूँ, देखो ये कह रहा है एक घन बनाओ, एक क्यूब बनाओ। तो क्यूब बना लो पहले, तो फिर से क्यूब बना लो। तो ये बना लिया मैंने क्यूब, ओके। अब क्यूब के अंदर 2 डायपोल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो 2 डायपोल बनाता हूँ जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक तो ये डायपोल मान लेते हैं, और एक ये डायपोल। डायपोल क्या होता है? द्विध्रुव क्या होता है? -Q +Q, और ये भी कितना हो गया? -Q +Q। तो 2 डायपोल हो गए। अब ये कह रहा है कि इस पूरे
क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम ऐसे भी लिखते हैं समेशन Q, या टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब टोटल चार्ज। क्लियर हुआ? तो टोटल चार्ज कितना है, तो डाइपोल पर ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। देखो माइनस क्यू, तो कितने माइनस क्यू हैं, 2 माइनस क्यू, तो 2 तो हो गए माइनस क्यू, तो माइनस 2 क्यू, 2 प्लस क्यू हो गए तो प्लस 2 क्यू। तो टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा, 0 आ गया ना। तो क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0। क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0। तो फ्लक्स कितना निकलेगा, 0। तो जब भी डाइपोल होता है ना, डाइपोल के कारण कोई फ्लक्स नहीं निकलता। ये बात मैंने लेक्चर में ही बता रखी है आपको कि डाइपोल्स के कारण, द्विध्रुव के कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होता है, उससे बाहर निकलने वाला कोई फ्लक्स नहीं होता है। क्योंकि प्लस से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस से अंदर, तो जितनी बाहर निकलेंगी उतनी अंदर आ जाएंगी। या सिंपल अपना हिसाब है कि टोटल चार्ज भाई 0 है, टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 है। क्लियर हो गया आपको बात ये? ओके, तो ये हो गया फोर्थ का आंसर हमारा, क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर है 0, 0। हिंदी में एक ही बात है भाई, हिंदी में ये देख लो यहाँ से ABCD 0 आंसर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम है ऑप्शन तो दोनों के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक साबुन के, ये जो क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला और ये जो ऊर्जा घनत्व, ये 1-2 टॉपिक मुझे करवाने हैं अभी, तो मैं अभी 1-2 दिन में आपको वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लो अच्छी तरह। फिर भी एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या जानकारी अपूर्ण है अतः कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो कह नहीं सकते हम कुछ भी। तो ये कह रहा है एक साबुन के बुलबुले को हम नेगेटिव चार्ज करते हैं। ऑन चार्जिंग ए सोप बबल विद नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड, नथिंग कैन बी सेड ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं, ये लेते हैं हम साबुन का बुलबुला, ये देखो, ये लेते हैं साबुन का बुलबुला, ये ले लिया साबुन का बुलबुला। इसको क्या चार्ज करना है आपको, इसको आपको चार्ज करना है नेगेटिव। ये कर दिया भाई हमने नेगेटिव चार्ज स्टार्ट, इसको कर देंगे। अब हम नेगेटिव चार्ज स्टार्ट करते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं, बाकी जब ये इस पर मैं वीडियो बना के आपको लेक्चर बनाऊंगा इससे मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये मिस हो गया था मुझसे, 1-2 टॉपिक है ये। अब क्या ये नेगेटिव नेगेटिव है, अब बताइए नेगेटिव, मैंने क्या कर दिया, इस बुलबुले को नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। अब नेगेटिव और नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, माइनस माइनस, ऋणात्मक ऋणात्मक क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे सारे, तो प्रतिकर्षित करेंगे ना, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इनका जो कुल बल है वो बाहर की ओर लगेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप ये समझिए कि यहाँ पर एक ये चार्ज है, इसको ये भी यहाँ से ये चार्ज प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ से भी प्रतिकर्षित हो रहा है। तो जब भी ऐसे प्रतिकर्षण लगता है ना सतह पर, तो बाहर की ओर एक नेट बल लगता है, बाहर की ओर, या ये देखिए ऐसे बाहर की ओर बल लगेगा। इन माइनस के कारण सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और नेट जो बल है वो बाहर की ओर लगेगा, नेट फोर्स ऐसे बाहर की ओर लगेगा। अब बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, तो चार्ज अगर हम नेगेटिव करेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, और बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो किसी बुलबुले पर अगर बाहर फोर्स लग रहा है तो आप खुद बता दो इसकी रेडियस बढ़ेगी या कम होगी। तो आंसर है इसकी रेडियस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर है बढ़ जाती है, ऋणात्मक आवेश करने पर त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।